बेटा ये पीछे नहीं है, कहाँ गए? पूछ के आना, मीटिंग में। इसे ऑन कर दो यार, स्पीकर को ऑन कर दो। किसके पास है? बेटा सभी लोग बैठ जाए। हेडिंग डालेंगे बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना। जो लोग भी हमारे नए बच्चे आए हैं उन सभी लोगों को बेटा यहां से आपको समझ करके आगे बढ़ना है। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन सुना है आपने चैप्टर का नाम? क्या बोलते हैं इसे शॉर्ट में? इसे बोलते हैं एनएलएम। और ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है, ठीक है। मतलब आप यहाँ जो सीखोगे वो आगे भी कहीं ना कहीं काम आता रहेगा। इसके अंदर हम एफबीडी बनाना सीखते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, फोर्स डायग्राम बनाना सीखते हैं। वो हर जगह हमें कहीं ना कहीं काम आता ही रहता है, ठीक है। तो वो एक बेसिक चैप्टर है। अगर इसका वेटेज की बात करा जाए तो एक क्वेश्चन भी आ जाए, एक ना भी आए, 2 क्वेश्चन भी आ जाए, इस तरीके का चैप्टर है ना। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर हम 3 लॉस पढ़ते हैं, 3 लॉस पढ़ते हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे क्या? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। थोड़ा सा बच्चा इसे अर्लियर क्लासेस में भी देख करके आता है, थोड़ा थोड़ा सा सुना सुना सा लगता है। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि कोई बॉडी जिस स्टेट ऑफ मोशन में है वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करना चाहती है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल कोई फोर्स ना लगे, जब तक कि कोई उसे मजबूर ना करे, जब तक वो वैसा ही करना चाहती है जैसा वो कर रही है। तो सर वो क्या कर रही है? सर वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहना चाहती है। अगर वो किसी डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है तो वो उसी वेलोसिटी को कंटिन्यू करना चाहती है, सही है ना। तो इसमें 2 तरीके का इनर्शिया हो सकता है बेटा, एक तो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, एक होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब किसी बॉडी का इनर्शिया उतना ज्यादा होगा जितना उसका मास होगा। वो बॉडी उस रेजिस्टेंस जो है उसमें जो चेंज है उसको बोलेंगे क्या अपन कि यार ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है, अगर आप उसका रेस्ट बदलना चाहते हो तो वो क्या प्रोड्यूस कर रही है? रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर रही है, मना कर रही है। वो उतना तेजी से मना करेगी जितना ज्यादा उसका मास होगा। आप एग्जांपल देख सकते हैं, एक साइकिल रेस्ट पर है और एक कार रेस्ट पर है, दोनों का इनर्शिया है, पर किसका इनर्शिया ज्यादा है? कौन ज्यादा अच्छे से अपोज कर पाएगा अपने चेंज को? कार। क्यों? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। उसको खिसकाने में आपको ज्यादा जोर लगेगा, साइकिल को खिसकाने में उतना जोर नहीं लगेगा। क्या फर्क है इन दोनों में? मास का। तो इनर्शिया का मेजरमेंट है क्या? मास। हायर द मास हायर द इनर्शिया। यही अगर कोई साइकिल चलती हुई आ रही है और एक ट्रक चलता हुआ आ रहा है, अब आप इनके स्टेट को बदलना चाहते हो, आप इसे चलती हुई चीज को रोकना चाहते हो लेटेस्ट से, तो बताइए किसको ज्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा रोकने के लिए?
ट्रक को। क्यों? क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है। इनर्शिया क्यों ज्यादा है उसका? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। सही है ना? अभी देखो आपके जैसा जीवन चल रहा है, हर इंसान चाहता है वैसा ही चलता रहे। अगर उसमें चेंज करना है तो क्या करना पड़ता है? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। आप खुद नहीं लगा सकते वो फोर्स, कौन लगाएगा? कोई बाहर का इंसान आकर के उस पर फोर्स लगाएगा, तब जाकर के वो चीज चेंज होगी। सही है? इसी स्टेट को, इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बेटा अपन उस बॉडी का? इनर्शिया। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया, सॉरी लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अपन थ्योरी लिख लेते हैं। लिख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में, every body continues, every body continues its state of rest. Every body continues its state of rest or uniform motion, in straight line unless compelled by an external force, to change its state, सही है? इसमें लिखें नेक्स्ट पॉइंट, if external force on an object is zero, then it maintains its motion. मतलब ये मोशन को हम रिप्रेजेंट किस पैरामीटर से कर सकते हैं? किस चीज से हम बता सकते हैं भाई ये इसका मोशन है? बताइए कौन सा पैरामीटर मोशन को बता सकता है कि भाई इस बॉडी का ये मोशन है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, क्या? कौन बताएगा? वेलोसिटी बताएगी बेटा, वेलोसिटी। अगर किसी का वेलोसिटी 0 है, राहुल जी ये लेकर के जाओ लैपटॉप। ठीक है, नहीं अंदर। अगर किसी का वेलोसिटी 0 है, इट मींस वो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। और अगर वो किसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी के पास डायरेक्शन भी होता है, तो मान लीजिए कोई बॉडी ऐसे जा रही है, तो इसकी क्या है? ये है वेलोसिटी। अगर आपको इसे चेंज करना है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। मतलब v में चेंज के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, कहने का मतलब ये है। सही है क्या? अब तुम रिलेट करो, v में चेंज किसको बोलते हैं? एक्सेलरेशन को। मतलब टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन वी नीड एक्सटर्नल फोर्स। सही बात है ना? v में अपने आप चेंज, फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? v में अपने आप चेंज नहीं हो सकता। अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट पे ही रहेगा, उसका v 0 है तो 0 ही रहेगा, और अगर किसी डायरेक्शन में v है तो वो वही रहेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। अगर इसे चेंज करना है तो क्या चाहिए आपको? इसको चेंज करने का मीनिंग क्या आ जाएगा उस बॉडी के पास? एक्सेलरेशन। ये किसी समय में चेंज होगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इज एक्सेलरेशन। तो टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन वी नीड फोर्स, ये बोलना चाह रहा है बेसिकली। सही है? नेक्स्ट लिखे बेटा, इसमें 1-2 लाइन और लिख लें। inertia is the property of a body due to which it opposes any change in its state of motion. Inertia is the property of a body due to which
It opposes any change in its state. Larger the mass of body, more will be its inertia. सही है। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है बेटा? ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है छोटा सा, इसके ऊपर एक कार्डबोर्ड रख दिया जाए, उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया जाए, और तुम किसको मारो? सिर्फ तुम कार्डबोर्ड को मारिए। तो आपने फोर्स किसके ऊपर लगाया? कार्डबोर्ड के ऊपर। तो सिक्के के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा। हाँ, अगर इनके बीच में फ्रिक्शन होता सफिशिएंट, तो फ्रिक्शन उसके ऊपर लग जाता, इसके कारण वो मूव कर सकता है। अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं है, तो आपने किसके ऊपर फोर्स लगाया? कार्डबोर्ड पे। आपने कॉइन के ऊपर नहीं लगाया एक्सटर्नल फोर्स, तो वो अपने स्टेट को मेंटेन करेगा, उसका वी चेंज नहीं हो सकता। तो वो रेस्ट पर है तो वो रेस्ट पर ही रहेगा, कार्डबोर्ड नीचे से चला जाएगा और ये चीज जो है ये नीचे गिर जाएगी। सही है। अभी आप क्या करते हैं बेटा? अभी आप मान लीजिए जैसे आम टंग रहे हैं बहुत सारे पेड़ पे, तो आप किसको हिलाते हो? आप पेड़ को हिलाते हो। क्यों हिलाते हैं? और आम नीचे गिर जाते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? क्योंकि आम का क्या है बेटा? इनर्शिया, इस समय क्या स्टेट है? रेस्ट का। तो वो रेस्ट को ही मेंटेन करेगा। आप किसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो? आप लगा रहे हो पेड़ के ऊपर, तो इसके कारण पेड़ तो मूव होने लग गया, पर आम के ऊपर तो फोर्स नहीं लगा, तो आम वहीं रहेगा। पेड़ अगर हिल जाएगा तो वहां से वो टूट जाएगा। सही है। और इसके एग्जांपल आप जैसे मान लीजिए आप एक बस है, बस में आप ऐसे ऐसा समझो तुम बाइक पे जा रहे हो, ठीक है, और सामने कोई चीज आ गई, तो मुझे बताइए कि आप किधर जाएंगे? आप वहीं रुक जाओगे? एकदम से कोई सामने भिड़ गया आपसे, मान लीजिए कार आ गई सामने, तो आप कहां जाओगे बताओ? मेरे हिसाब से आप ऐसे उल्टोगे। क्यों? क्योंकि फोर्स किसके ऊपर लगाया? कार ने। वो तो बाइक पे लगाया, आप पे तो नहीं लगा। और आपका कौन सा स्टेट है? रेस्ट का है क्या? ये तो मोशन का है ना स्टेट। आपकी कोई वेलोसिटी है, आप उसे ही कंटिन्यू करना चाहते हो। तो बाइक तो रुक गई, पर आपका कौन सा इनर्शिया था? आपका था इनर्शिया ऑफ मोशन, और आपने उसी को कंटिन्यू करा और आप आगे चले गए। सही है क्या? मान लीजिए आपका सर बढ़ा, तो अभी फोर्स किसके ऊपर लगा? सर के ऊपर। बाकी की बॉडी का क्या इनर्शिया? आगे बढ़ने का, तो आगे ही कंटिन्यू करेगी। फिर वो सर उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फिर उसमें चेंज आएगा, फिर उसके ऊपर लगाएगा, तो ऐसे करके आप ऐसे सिमट जाओगे। ऐसा समझे ना? अच्छा, जब अपन ऐसे वो क्या बोलते हैं, कारपेट साफ करना है, पुराने जमाने में अब तो वैक्यूम क्लीनर वगैरह सब लोग यूज कर लेते हैं, पर मान लीजिए कारपेट साफ करना है, तो क्या करते हैं अपन? उसको ऐसे झाड़ते हैं। तो हुआ क्या? जो वहां पर डस्ट है वो रेस्ट पर थी और वो रेस्ट पे रहना चाहती है। आपने किसके ऊपर फोर्स लगाया? कारपेट के ऊपर। वो तो हट गया वहां से, वो वहीं के वहीं रहेगी हवा में। फिर आप हटा लो नीचे से कारपेट और डस्ट नीचे आ जाएगी। सही है ना? अच्छा, आप बस में जा रहे हो, बस में जाते जाते बस वाले ने एकदम से ब्रेक लगा दिया, तो हम कहाँ जाते हैं बेटा? हमें कहाँ वो फोर्स या मोशन महसूस होता है? आगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो इनर्शिया था वो किस चीज का था बेटा? मोशन का। हम उसे ही कंटिन्यू करना चाहेंगे, हम आगे जाने की कोशिश करेंगे। फिर क्या होता है? फिर हम रुकते कैसे हैं भाई? फिर हम या तो आगे हाथ लगा लेंगे, उससे एक्सटर्नल फोर्स लग गया, या आप जहां बैठे हो भाई फ्रिक्शन आपको रोक के रख रहा है, या आपने सीट बेल्ट लगा रखी है तो वो आपको रोक के रख रही है। अगर वो सब नहीं होता तो क्या होता बेटा? आप सीधा आगे चले जाते हैं, फिर कांच से भिड़ते या फिर आगे जाकर के कुछ तो होता। एक्सटर्नल फोर्स लगना जरूरी है। अभी मान लीजिए बेटा इस बॉल को मैं ऐसे गुड़का दूं, तो इनर्शिया तो ये कह रहा है ना कि ये अपने स्टेट को कंटिन्यू करेगा, तो ये गुड़कती क्यों नहीं जाती? ये तो कहीं रुक जाती है कहीं जाकर के। क्यों? एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन इज एक्टिंग हेयर, जो हम इग्नोर कर दे रहे हैं यहां पर। सही है क्या? अगर ये बेटा यहां पर है, मुझे बताओ अगर कोई इस पे फोर्स नहीं लगाएगा तो ये क्या कभी यहां से हटना चाहेगा? नहीं चाहेगा। कितने ही सालों ये यहां पड़ा रह सकता है अगर इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। सही है। अच्छा, फिर आप बैठे होते हो, एकदम से बस वाला आगे भगा लेता है, या गाड़ी अपन एकदम से भगाते हैं आगे, तो क्या होता है? हम पीछे जाते हैं। हम पीछे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम रुके हुए थे, हम रुके ही रहना चाहते हैं। बट आप एक्सटर्नल फोर्स लगा करके आप किसके ऊपर लगा रहे हो? इंजन के ऊपर। इंजन से गाड़ी आगे भाग रही है, तो गाड़ी तो आगे चली गई, पर आप वहीं रहना चाहते हो, तो या तो पीछे आपकी सीट होगी वो रोकेगी आपको, या आप पकड़ोगे किसी चीज को, तब आप आगे बढ़ते हो। सही है क्या? दिस इज कॉल्ड, जैसे आप नहीं देखते बेटा, ये अपन झूला वूला झूलते तो अपने पेट में बहुत अजीब सा होता है, तो वो जो बॉडी के अंदर फ्लूइड फ्लूइड है, वो जिस स्टेट, मान लीजिए वो रेस्ट पर है, अब आप तो एकदम से ऊपर चले गए, भाई फ्लूइड तो वही रहा ना। सही है ना? तो अभी मान लो मैं एकदम से यूं हटूं, तो यहां जो फ्लूइड था
वो तो वहीं यहीं रहना चाहता था ना, वो फिर बॉडी ने उस पर फोर्स लगाया होगा, फिर वो इधर आया है। आई क्या बात समझ में? सही है ना? अभी मान लो ये आईफोन है और मेरे को मान लो गुस्सा आ जाए, मैं ये नीचे से तोड़ दूं ट्राइपॉड, अगर ये ना हो बेटा, इसको पकड़ के ना रखा हो, तो ये कहां गिरेगा? सीधा नीचे गिर जाएगा, क्योंकि ये वहीं रहना चाहेगा। फिर तो ग्रेविटी एक्सटर्नल फोर्स लगा के नीचे गिरा देगी। बोलो सही है क्या? चलो, ये है आपका लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया के बारे में बताया बेटा मैंने आपको। यहां पे नेक्स्ट टर्म हम सीखते हैं मोमेंटम। वेलोसिटी समझ में आई क्या आपको यार? वेलोसिटी क्या होती है बेटा? इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वो बॉडी अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को कंटिन्यू करना चाहे। अभी आपने देखा होगा बेटा, आप लेटेस्ट से यूं जा रहे थे और गाड़ी वाले ने एकदम से यूं मोड़ दी, तो आप किधर जाकर के भिड़ते हो? इधर जाकर के भिड़ते हो, इधर वाले कांच से। क्यों? क्योंकि जो आपकी वेलोसिटी थी वो इस डायरेक्शन में थी, आप उसी को कंटिन्यू करना चाहते हो। तो आप सीधा जाना चाहते हो, पर गाड़ी कैसे ले जा रही है आपको? अब मान लो मैं यूं जाना चाह रहा हूं और गाड़ी यूं जा रही है, तो बेटा मैं यही तो भिड़ूंगा, देखो। सही है ना? गाड़ी को कौन मोड़ रहा है? सर वो स्टीयरिंग घुमाया इसलिए मुड़ी। फिर किसने एक्ट किया नीचे? फ्रिक्शन ने। फ्रिक्शन इज एक्सटर्नल फोर्स फॉर गाड़ी। आपके लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन लगेगा यहां पर? जब आप यहां भिड़ोगे, तो ये फोर्स लगेगा आप पे, नॉर्मल वाला फोर्स, वो आपको घुमाएगा। अदरवाइज अगर आपके पास ये सब तामझाम नहीं होता, तो बेटा आप, वो गाड़ी तो यूं मुड़ जाती और आप सीधे निकल जाते। अगर आपको फ्री छोड़ दिया जाए तो आप कहां निकल जाते? आप सीधा निकल जाते, गाड़ी मुड़ जाती, क्योंकि आप पे किसी ने फोर्स ही नहीं लगाया। सही बात है। चलिए बेटा, नेक्स्ट टर्म है हमारे लिए मोमेंटम। यू नो वेलोसिटी है ना, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? ऐसा होता है ना यार, मोमेंटम बना हुआ है भाई, कंटिन्यू करो। मोमेंटम बना हुआ है, कंटिन्यू करो, मतलब वो फ्लो बना हुआ है। अभी मान लो किसी बच्चे ने 1.5 घंटे पढ़ाई कर ली, तो उसको क्या करना चाहिए? अभी उसको थोड़ा सा और पढ़ लेना चाहिए, या बस 1.5 घंटे का ही था यार, टारगेट उठ जाओ चलो यार? क्या करना चाहिए उसे? और पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए और? क्योंकि उसका फ्लो बन चुका है बेटा। उसका क्या बन चुका है? फ्लो बन चुका है, या मोमेंटम बन चुका है। मतलब उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मोशन है, उसके पास सर्टेन अमाउंट ऑफ मोशन है। अब वो उसको कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि इनर्शिया है भाई। सोता हुआ आदमी सोते ही रहना चाहता है, ठीक है ना? वो उठना नहीं चाहता। और उठता हुआ आदमी सोना चाहता है। नहीं, उठता हुआ आदमी देखो, तुमने सुना होगा ना यार, सोने में दिक्कत आ रही है, और उसी आदमी को जब सुला दो तो उठने में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो उठने का एक उसका इनर्शिया बना हुआ है, या उसका मोमेंटम बना हुआ है, वो उसी को कंटिन्यू करना चाहता है। मुझे बताओ बेटा, मोमेंटम इज व्हाट? इट इज डिनोटेड बाय P. It is denoted by P and it is the product of mass into velocity. मतलब वेलोसिटी के साथ एक एक्स्ट्रा मास और ले आओ। मास इज स्केलर यार, वेरी सिंपल। मास क्या है? किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है? वो वेक्टर की लेंथ बढ़ जाती है, मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, डायरेक्शन तो वही रहता है। तो वेलोसिटी से एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? मोमेंटम। मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर। वाई? बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर, इसका डायरेक्शन इसको मिल जाएगा। बोलो सही है क्या? तो मुझे एक चीज बताओ बेटा, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ही ज्यादा उसका इनर्शिया हो गया एक तरीके से। आपको उतना ही ज्यादा रोकने के लिए जोर लगाना पड़ेगा। सही बात है ना? कोई चीज अगर तेजी से आ रही है, कोई चीज तेजी से आ रही है, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन बदलने के लिए ज्यादा जोर लगेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ज्यादा मोमेंटम। बोलो यार, एक तो वो तेजी से आ रही है, ऊपर से उसका मास भी ज्यादा है, तो और खतरनाक क्वांटिटी बन गई ना वो तो। सही है क्या? तो मास इंटू वेलोसिटी हमें क्या बता रहा है बेटा? कि उस बॉडी में मोशन कितना है, उस बॉडी में। अभी मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं बेटा। एक साइकिल है, इसका मास कम है, इसका मास कम है, और एक ट्रक है, इसका मास ज्यादा है। बताइए दोनों में से मोशन किसका ज्यादा है? अब बोलोगे सर इससे क्या पता चल रहा है? ये पता है सर, इसमें एबिलिटी ज्यादा है। ऐसे बोलते हैं ना बेटे, तेरे में पोटेंशियल है और तू कर नहीं रहा है, ठीक है ना? तो इसमें पोटेंशियल ज्यादा है, इसका पोटेंशियल कम है। पर मैं इस साइकिल को इसके जितना खतरनाक बना सकता हूं। सोचो, इतनी सी बंदूक की गोली भाई, सबको उसी से डर लगता है। सही है ना? कितना कम मास है, पर फिर भी डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल बढ़ाने के लिए बेटा इसका V को इंक्रीज कर दो आप। मतलब ये कि वो कितना आगे नुकसान पहुंचाएगी,
या उसको रोकने के लिए कितना जोर लगाना पड़ेगा, ये डिसाइड मास अकेला नहीं कर सकता, मास और वेलोसिटी दोनों करेंगे। तो बेटा अगर मान लीजिए मास कम है तो क्या बढ़ा दो, इसका वेलोसिटी बढ़ा दो उतना ही, और इसका अगर ट्रक का मास ज्यादा है वेलोसिटी कम कर दो। हो सकता है दोनों बराबर घातक हो, या दोनों को रोकने के लिए सेम फोर्स लगाना पड़े। सही बात है ना यार, एक साइकिल आ रही है 200 की स्पीड से और एक ट्रक आ रहा है 10 की स्पीड से, तो हो सकता है दोनों को रोकने के लिए सेम फोर्स लगाना पड़े। तो क्या आप समझ पा रहे हो बेटा, वेलोसिटी के साथ साथ मास भी इंपॉर्टेंट टर्म है, कि ये देखने के लिए कि उसे रोकने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। सही है क्या? तो उसको रोकने के लिए जितना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है, मतलब उसमें उतना ही ज्यादा मोमेंटम था। अभी मान लो बेटा आप खूब पढ़ाई कर रहे हो, 1.5 घंटे हो गए, तगड़ा मोमेंटम बन चुका है, वहां के घर वाले बोल रहे भाई खाना खा ले यार, मतलब वो रोकना चाह रहे हैं तुम्हें। अब जितना ज्यादा तुम में मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा उन्हें ढंग से ये बात बोलनी पड़ेगी, उतना ज्यादा तेजी से उन्हें बात बोलनी पड़ेगी कि भाई खाना खा। अगर कुछ ऐसा कोई हल्का फुल्का बैठा कम मोमेंटम वाला, तो बेटा खाना खा ले, हाँ मम्मी मैं तो बोलने वाला था, बन गया क्या? और एक ही हो रहा है, नहीं नहीं मम्मी मैं पहले ये सारे क्वेश्चंस करूंगा फिर आऊंगा मैं। आई क्या बात समझ में? बेटा मास इनटू वेलोसिटी क्या बता रहा है आपको? हाँ मोमेंटम तो बता रहा है, इतना ये मोमेंटम ही बोला हूं क्या अभी तक मैं? अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन इट। बताओ बेटा बंदूक की गोली क्यों खतरनाक है, क्यों खतरनाक फोर्स लगा रही है वो? क्यों? क्योंकि उसका मास तो कम है पर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है। अब तुम सोचो बंदूक की गोली जितनी वेलोसिटी तुम ट्रक को दे दो, तो भाई वो ऐसा हो जाएगा कि अर्थ हिल जाए। नहीं होता यार, ऐसे आ रहा है बाहर से कोई फॉरेन बॉडी आ रही है, अर्थ से भिड़ गई तो अर्थ खत्म हो जाएगी, ये तो सुनते आ रहे बचपन से, अभी तक खत्म नहीं हो रही भाई, है ना? बचपन से ये डर है, ओजोन लेयर में छेद हो रहे हैं, बचपन से भाई हम ऐसे लिखते थे उसके ऊपर। अभी पता नहीं क्या हो रहा है, अब तो कोई बोल ही नहीं रहा इस बारे में। सही बात है ना बेटा, उसको पता किया क्या आपने, कहा कितना क्या हो गया, छेद का क्या चल रहा है अभी? खत्म ना सारी कहानी, अब उससे बड़े मुद्दे अपने पास। अमाउंट ऑफ मोशन बेटा समझ में आया क्या? चलो इसकी यूनिट बोल दो यार, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। एनएलएम का पूरा बेस इस पे टिका है बेटा, मोमेंटम पे। अगर आप वेलोसिटी बदलना चाहते हो इसका मतलब आप क्या बदलना चाह रहे हो? तो अगर आपको वेलोसिटी बदलने के लिए फोर्स चाहिए तो मतलब मोमेंटम बदलने के लिए भी फोर्स चाहिए। तो मोमेंटम बदलने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? फोर्स चाहिए होगा। अभी देखेंगे न्यूटन सेकंड लॉ। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा इसकी, बोलो? ऐसा यूनिट की बात करते हैं हमेशा, केजी, मास केजी, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सही है क्या? सॉरी, लिख लो। गर्मी लग रही है बेटा? ये एसी का रिमोट किसके पास है यार? उधर भी भेज देना। तो बेटा पढ़ाई करने का बेस्ट तरीका क्या है? एक बार आपको जोर आएगा, भगवान का नाम लेकर के आप 1 घंटे बैठ जाओ, 1 घंटे बाद आपका मोमेंटम बन जाएगा। फिर आपको ऐसा लगेगा यार कि पढ़ते रहो, और जब ये स्टेट आ जाए ना आपका, उस समय टाइम देखना बंद कर देना। उस समय कम एफर्ट में ज्यादा आउटपुट मिल जाएगा आपको। क्यों? क्योंकि आपको एफर्ट, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। सही है ना? और जो लोग मोटिवेशन वगैरह देखते हैं या मोटिवेट होने की कहानी के बारे में सोचते हैं, तो जब मोटिवेट हो जाओ, हाँ काम नहीं करता है वो, सही बात है, पर हम फिर भी सुनते हैं, देखते हैं, या किसी से सोचते हैं कोई हमें मोटिवेट कर दे। अगर आप मोटिवेट हो रहे हो तो ट्रीट इट एज अ एक्सटर्नल फोर्स और तुरंत बैठ जाओ फिर पढ़ने। ये नहीं मोटिवेट सुबह हुए थे, पढ़ने शाम को बैठेंगे, भाई जब तक तो उड़ जाएगा वो। अगर तुम मोटिवेट हो गए हो तो तुरंत उसका यूज करो और मोमेंटम बना लो अपना, फिर उस मोमेंटम को कंटिन्यू करो, वेलोसिटी को कंटिन्यू करो, एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत नहीं है। सही बात है ना? तो मुझे किसी ने यही बताया था कि बेटा जब पढ़ने का मन करे ना, जब पढ़ते पढ़ते पढ़ने का मन करने लग जाए, उस समय टाइम देखना बंद कर देना, और फिर आखिरी में उठना
कि हाँ शायद इतना टाइम हो गया होगा, फिर देखना आखिरी में जाकर के, और उससे ये होगा कि तुम्हें जो आगे जाकर के 2 घंटे पढ़ना था वो यहीं खत्म हो गया। ऐसे ही बढ़ता है बच्चे का पढ़ने का समय, गिन गिन करके नहीं बढ़ सकता। तो उसमें ये होता है कि भाई आप अपनी घड़ी जो है ना अपने कमरे में मत रखो, घड़ी दूर रखो। अगर आप घड़ी पे ध्यान रखोगे ना तो आपका फोकस बन ही नहीं पाएगा ढंग से। आप कहीं पीछे की तरफ रखो घड़ी बड़ी। कई लोग यही टेबल क्लॉक रख लेते हैं भाई। ऐसा क्या हो रहा है भाई, क्यों रखनी है तुम्हें, ऐसे क्या उसमें देखना है तुम्हें, ऐसा क्या नया हो जाएगा, 1 के बाद 2 ही बजने हैं, 2 के बाद 3 ही बजने हैं कि भाई मैं तो सीओ माइंडसेट है ना। कोई मतलब नहीं है तुम्हारे लिए, क्या टाइम की वैल्यू है भाई, तुम्हारे लिए पढ़ाई हो रही है तो टाइम की वैल्यू, वरना कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी। चलो अच्छा, मुझे बताओ बेटा, ये 2 किलो है और ये ऊपर जा रहा है, दिस इज 2 kg, ये ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, और ये एक 5 किलो है, ये कितना है, और ये इधर जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से। बताइए क्या इनका मोमेंटम बराबर है क्या, मोमेंटम कितना है इनका बताइए। बेटा मास इनटू वेलोसिटी कितना हो गया 10, इसका भी कितना हो गया, ये तो बराबर है। हाँ ये वेक्टर है, तो सर ये तो जे कैप है और ये दे आर नॉट इक्वल, इनका मैग्नीट्यूड बराबर है पर मोमेंटम बराबर नहीं है, क्योंकि क्या लेना है साथ में, डायरेक्शन भी लेना है। ठीक है, एग्जांपल बना लीजिए, देन वी विल डू सम क्वेश्चंस। Find change in momentum. Find change in momentum. Find change in momentum. ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं। सामने ये है बेटा हमारी दीवार, दिस इज आवर वॉल, बॉल है मास m की, वो जा रही है v वेलोसिटी से, भिड़ती है यहाँ पर, भिड़ने के बाद वापस आती है, v वेलोसिटी से आ रही है। फाइंड चेंज इन मोमेंटम, बताइए बेटा। तो आप बोलोगे सर p इनिशियल p फाइनल, एंड चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा सर, व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा p, दैट इज इक्वल्स टू p फाइनल माइनस p इनिशियल, एंड दीज आर ऑल वेक्टर्स। p इनिशियल बोलिए बेटा कितना, mv i कैप बोल दो, क्या क्या बोल दो इसे, mv प्लस i कैप। अच्छा आते वक्त क्या हो गया बेटा इसका, mv माइनस आई कैप या माइनस mv i कैप। ओके तो बताओ चेंज कितना हो जाएगा, p फाइनल बेटा कितना हो गया, माइनस mv i कैप माइनस mv i कैप। तो सर ये तो कैंसिल होना चाहिए था, पर ये तो जुड़ गया, 2mv हो गया, mv का कितना हो गया, 2mv हो गया। जीरो क्यों नहीं हुआ, बिकॉज ये स्केलर नहीं है। mv mv कैंसिल क्यों नहीं हुआ बेटा, इनिशियल भी mv फाइनल भी mv, जीरो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये वेक्टर है भैया, डायरेक्शन के साथ देखोगे अब आप। इसको फर्स्ट पार्ट कर दीजिए, सेकंड पार्ट चेंज इन मोमेंटम ही निकालना हमें। सेम वॉल है बेटा, मुझे बताओ, आप थोड़ा सा सोच के बताओ, ये वॉल को आप खुद समझ लो कि मैं यहां खड़ा हूं और एक बॉल आती है भिड़ के और यूं चली जाती है। दूसरे केस में बॉल यूं आ रही है टेढ़ी, है ना, और फिर टेढ़ी निकल जा रही है। बताइए आप पे कब ज्यादा फोर्स लगेगा, इन दोनों केस में से कब ज्यादा फोर्स लगेगा, जैसे टेढ़ी आए टेढ़ी चली जाए, दोनों थीटा बराबर है। इमेजिन करके बताओ ना,
फर्स्ट वाले में ज्यादा लगेगा, ऐसे कोई बॉल आके भिड़ेगी और फिर वापस जाएगी तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ऐसे टेढ़ी आके टेढ़ी निकल जाएगी ज्यादा फोर्स लगेगा। फर्स्ट वाले में सही है बिल्कुल। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, देखो चेंज इन मोमेंटम इतना आया, यहाँ पे बताइए कितना होगा। हाँ मतलब जिनको आता है उनके लिए बहुत आसान है, बाकी लोग करें बेटा एक बार। इस बार बेटा ये एमवी टेढ़ा आ रहा है, कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, देखें क्या, ये आप ट्राई करोगे, बोलो क्या ट्राई करोगे। ये थीटा है तो बेटा ये थीटा हो गया। एमवी वेक्टर ऐसा है, कैसा एमवी वेक्टर, ऐसा, जिस डायरेक्शन में वी वही एमवी ऐसा है, तो एमवी का एक कंपोनेंट इधर आएगा बेटा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट बोलो, सभी लोगों को आता है अब तो ये एमवी का कॉस थीटा। दूसरा कंपोनेंट किधर आएगा बेटा, नीचे, क्योंकि ओरिजिनल वेक्टर यहां है, कंपोनेंट्स दोनों तरफ जाते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर वाले। यहां क्या आ जाएगा, एमवी का साइन थीटा। ये तो हो गया, इनिशियल को दो में तोड़ दिया मैंने, फाइनल को भी दो में तोड़ दीजिए बेटा। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, एमवी का इधर कितना आएगा, एमवी कॉस थीटा, और यहां कितना आएगा, एमवी साइन थीटा। सही है। अब बताओ चेंज निकालो बेटा आप, इसको लिख लो आई कैप, इसको लिख लो माइनस जे कैप, इसे लिख लो माइनस आई कैप, इसे लिख लो माइनस जे कैप। अब दिस माइनस दिस करो बेटा, दिस माइनस दिस, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अरे बोलो यार, बोला करो यार तुम लोग, बिना बोले चलेगा नहीं, रोबोट थोड़ी ना है। बताओ फाइनल ये वाला है, इसके दो में तोड़ के लिखें क्या, क्या लिखो बेटा, माइनस एमवी कॉस थीटा आई कैप, फिर ये वाला भी माइनस में, माइनस एमवी साइन थीटा जे कैप, माइनस पी इनिशियल कर रहा हूं, पी इनिशियल क्या है, एमवी कॉस थीटा आई कैप। बताओ कोई कैंसिल हो रहा है क्या यहाँ पे, बेटा ये माइनस माइनस करके प्लस हो जाएगा, ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो गया ये, माइनस टू एमवी कॉस थीटा आई कैप। सर ये एमवी साइन थीटा का क्या हुआ, हाँ कैंसिल हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ बेटा, सोचो, इस वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट था या मोमेंटम का जो ये कंपोनेंट था, उसके लिए तो बेटा हमें फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये वॉल कैसे फोर्स लगाएगी, ऐसे, अरे बताओ यार, वॉल ऐसे फोर्स लगा सकती है क्या, ऐसे लगा दूं सर मैं तो, वॉल कैसे फोर्स लगाएगी, हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब बेटा ये एमवी साइन थीटा कैसे आ रही है बॉल, और ऐसे ही चली जा रही है, तो इसने कोई फोर्स ही नहीं लगाया उसके ऊपर। अरे बोलो यार, सोचो अगर ये बॉल ऐसे आ रही होती बेटा, ऐसे, एक तो हमने ये लिया ये अलग केस, ऐसे आ रही है, ऐसे एकदम बिल्कुल सामने, और एक ऐसे आ रही होती तो नीचे गिर रही होती तो ये कोई बॉल फोर्स लगा पाती क्या इसके ऊपर, नहीं, क्यों, क्योंकि वॉल को कैसे फोर्स लगाना है, ऐसे, आपके पास वेलोसिटी ऐसे वाली है ही नहीं इस डायरेक्शन में, तो ये फोर्स क्यों लगाएगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है, लेके आए थे लेके जाओ, खत्म कहानी। कितनी आई थी बेटा, वाई में कितना था मोमेंटम इनिशियल, एमवी साइन थीटा, बाद में भी कितना है, एमवी साइन थीटा, डायरेक्शन सेम रहा, कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं है, तो कोई फोर्स भी नहीं लगा। वाई के अंदर कोई मोमेंटम में चेंज है क्या, नहीं, तो वाई में कोई फोर्स भी नहीं लग रहा। वाई में कितने से आ रही थी देखो पहले, बाद में खत्म कहानी, कुछ चेंज ही नहीं हुआ ना। और एक्स में आमने सामने हो रहा है बेटा, देखो ये यूं और फिर ये यूं, इसका तो हमें पता है क्या होता है, 2 टाइम्स हो जाता है, तो ये वाला कितना था, एमवी का कॉस थीटा था, तो इसका 2 टाइम्स कर दो, कितना हो गया, 2 एमवी कॉस थीटा। देखा था ना अभी अपन ने, एमवी का कितना हो गया था, 2 एमवी। अच्छा ये माइनस क्या बता रहा होगा, सोचो ये माइनस क्या बता रहा है, चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन आ रहा है माइनस में, तो अभी थोड़ी देर में फॉर्मूला बनने वाला है, उससे पता चलेगा कि फोर्स भी माइनस में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम उसी डायरेक्शन में
एक्सटर्नल फोर्स लगा होगा। ओके, कर लोगे पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। चलो पहले ये लिखो आराम से। यार ये एसी बंद कर दिया क्या भाई? कैसा चालू है यार ये? इधर दे दो भाई रिमोट, इधर ले आओ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle having mass m, a particle having mass m is projected with speed u. A particle having mass m is projected with speed u at an angle theta from ground. At an angle theta from ground. Full stop. Calculate change in momentum. Calculate change in momentum between initial point and highest point. Initial point and highest point. याद है प्रोजेक्टाइल? बनाओ। माइनस एम वी साइन थीटा जे कैप। बेटा सिंपल, वेलोसिटी आपको ऑलरेडी आता था, मास से मल्टीप्लाई करके मोमेंटम बना दिया, मोमेंटम आ गया तो अब चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं। क्या हो जाएगा बेटा? ये थीटा है हमारा, ये यू होता है, सही है? यहां बता दो। ऊपर कितना हो जाएगा? यू कॉस थीटा।
यू साइन थीटा वाला टर्म तो जीरो हो जाता है। तो लिखें बेटा पी फाइनल कितना हो जाएगा, पी फाइनल हो जाएगा एम यू कॉस थीटा आई कैप माइनस पी इनिशियल कितना हो जाएगा एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप, एम यू कॉस थीटा आई कैप प्लस एम यू साइन थीटा जे कैप। जो v है ना, v को आपको दो पार्ट्स में तोड़ के लिखा है आपने, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ एम यू साइन थीटा जे कैप। कितने लोगों का आया ये आंसर? सही है। नेक्स्ट है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कह रहा है? सुना है कभी तुम लोगों ने? है? हाँ, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। यार ये कितने लोगों से नहीं बना बताओ बेटा, ये वाला प्रोजेक्टाइल वाला? सब लोगों से बन गया क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ तो बताओ बेटा आपने क्या किया, आपने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल? पढ़ा है ना? क्या इस यू के दो कंपोनेंट करने आते हैं अपने को, ये कॉस और ये साइन। हाईएस्ट पॉइंट पर वाई में वेलोसिटी क्या होती है? हाईएस्ट पॉइंट पर वाई में वेलोसिटी है जीरो। वाई में वेलोसिटी क्या है? जीरो। बेटा हम एक्स और वाई को अलग अलग पढ़ते हैं प्रोजेक्टाइल में। प्रोजेक्टाइल में इनिशियल वेलोसिटी है यू साइन थीटा वाई के अंदर, और इस पॉइंट पर वेलोसिटी वाई में है जीरो, तभी तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, क्योंकि वाई में ये ऊपर जाना बंद कर दिया इसने। तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? वाई में तो जीरो है, एक्स में कितनी है? यू कॉस थीटा। ये यू कॉस थीटा क्यों है? क्योंकि पहले भी यू कॉस थीटा थी तो अभी भी यू कॉस थीटा रहेगी, एक्स में चेंज नहीं होती है। तो आप फाइनल मोमेंटम क्या बोलोगे? मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या है सर? यू कॉस थीटा आई कैप। सही है तक? माइनस इनिशियल मोमेंटम बोलो, मास इनटू वेलोसिटी। इस वेलोसिटी को दो पार्ट्स में तोड़ो, यू कॉस थीटा आई कैप प्लस यू साइन थीटा जे कैप। मास से मल्टीप्लाई करोगे तो एमएम लग जाएगा एक्स्ट्रा बस। देखो ये कट जा रहा है, ये प्लस में ये माइनस में, ये खुलेगा माइनस तो ये माइनस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। सही है ना? इतना ही है। लिख लिया आपने? लिखो लिखो। नाउ नेक्स्ट है बेटा न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन्स का सेकंड लॉ मैथमेटिकल लॉ है। वो ये बोलता है कि आपको एक्सटर्नल फोर्स जो लगाना है मोमेंटम बदल, पहले ये बताओ क्या मोमेंटम बदलने के लिए क्या हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बदलने के लिए एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। यही तो न्यूटन्स का फर्स्ट नियम था। जीरो है तो चलाने के लिए, चल रहा है तो रोकने के लिए। वेलोसिटी बदलेंगे तो बेटा मोमेंटम बदलेगा ना यार। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। वो ये कह रहा है कि भैया मोमेंटम बदलने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। पहला तो वो ये बोल रहा है। दूसरी बात वो ये बोल रहा है इस मोमेंटम को जितना जल्दी जल्दी बदलना है उतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। समझे क्या? क्या बोल रहा है वो? पहला तो मोमेंटम बदलने, ये तो न्यूटन के फर्स्ट नियम ने बोल दिया क्या कि मोमेंटम बदलने के लिए फोर्स लगाओ। न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोल रहा है? जितना जल्दी जल्दी बदलना है मोमेंटम उतना ज्यादा फोर्स लगाओ। अरे सही बात है यार, ये तो हम भी तुम्हें कह रहे हैं जितना जल्दी जल्दी रिजल्ट लाना है उतनी ज्यादा मेहनत करो। सही बात है ना यार? रिजल्ट बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, ये फर्स्ट लॉ कह रहा है। दूसरा लॉ क्या कह रहा है? जितना जल्दी जल्दी बदलना है रिजल्ट
उतने ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सही बात है ना। तो ये है न्यूटन्स का सेकंड लॉ। बेटा ये क्या कह रहा है, एफ एक्सटर्नल जो लगाना है दैट इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डीपी बाई डी टी का मतलब क्या, जिस स्पीड से पी बदल रहा है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या था, व्हाट डू यू मीन बाय डी वाई बाई डी एक्स। दोबारा वहीं आते हैं, बोलो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के बदलने से वाई कितना बदल रहा है, ये है डी वाई बाई डी एक्स। अगर वाई ज्यादा बदल रहा है तो जल्दी बदल रहा है। अब यहां टाइम के साथ कर दिया तो बेटा टाइम के बदलने से मोमेंटम कितना बदल रहा है। अगर ये ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है मतलब जल्दी जल्दी बदल रहा है, ज्यादा बड़ा चेंज आ रहा है। और अगर ये छोटी क्वांटिटी है तो कम चेंज आ रहा है। तो ये बोल रहा है आपका न्यूटन्स का सेकंड लॉ। सही बात है क्या, अरे बोले यार। जब बेटा हम इसे हटाते हैं, इक्वल्स टू लगाते हैं, प्रोपोर्शनल हटा करके, तो इक्वल्स टू करके एक कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट बाय चांस यहां 1 ही आ जाता है। कांस्टेंट बाय चांस यहां क्या आ जाता है, 1 आ जाता है भाई। तो बेटा ये क्या बन गया, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू डीपी बाय, ये है न्यूटन्स का दूसरा नियम। सही है क्या, ये हमारा मेन स्टेटमेंट है। ये क्या है हमारा मेन स्टेटमेंट। अब हमें पता है यार पी को हम क्या बोल सकते हैं, पी को हम बोल सकते हैं सर एमवी, पटक दो बेटा इसके अंदर एमवी। बताइए बेटा, मास अगर कांस्टेंट है, इफ मास इज कांस्टेंट, बॉडी का मास अगर नहीं बदल रहा, जो कि हमारे लिए नहीं बदल रहा होगा जब तक हम वेरिएबल मास ना पढ़े, रॉकेट वाला सिस्टम ना पढ़े, ठीक है। जब तक हमारा मास क्या रह रहा है, कांस्टेंट रहता है। भाई मास तो कांस्टेंट है सर, कहीं नहीं गया मास। तो बेटा अगर मास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है ना डिफरेंशिएशन के, बाहर ले आओ, ये इफ है, बाहर ले आओ, अंदर क्या बचेगा सर, तो देखा देखा लग रहा है सर। ये क्या है भाई, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो बेटा एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू व्हाट, एम ए, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू एम ए। अब यहां से समझ में आ रहा है सर, वेलोसिटी बदलने के लिए, वेलोसिटी बदलना मतलब एक्सेलरेशन होना, वेलोसिटी बदलने के लिए हमें क्या चाहिए, एफ एक्सटर्नल चाहिए। तो मुझे बताओ बेटा, हम काइनेमेटिक्स पढ़ रहे थे, काइनेमेटिक्स में बॉडी चल रही थी, इधर उधर जा रही थी, हम सिर्फ ये पढ़ रहे थे कि वो इधर उधर जा रही है, हम ये नहीं पढ़ रहे थे कि वो क्यों जा रही है। अभी कोई बॉडी रुकी हुई है, वो चल के यहां से वहां चली गई, तो तुमने पढ़ लिया हाँ भाई डिस्प्लेसमेंट इतना हुआ, वेलोसिटी इतनी हुई, एक्सेलरेशन ये हुआ वो हुआ, सब पढ़ लिया, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस। पर तुमसे किसी ने ये पूछा क्या, यार यहां से उठ करके वहां गई क्यों भाई, तुमने रीजन तो पढ़ा ही नहीं ना वहां पर, मोशन का रीजन क्या था। तो अब बताओ बेटा, यहां से समझ में आ रहा है कि अगर वेलोसिटी रुकी हुई बॉडी को चलाना था तो आपको एक्सेलरेशन चाहिए था, और एक्सेलरेशन किसने दिया होगा, एक्सटर्नल फोर्स ने। किसने दिया होगा, एक्सटर्नल फोर्स ने दिया होगा। यहां एनएलएम में हम उसका रीजन पढ़ पाते हैं कि वो मोशन हो क्यों रहा था। अच्छा सर वो चलते चलते सर वो रुक गई थी, तो रुक गई तो हमने निकाल लिया भाई कहां रुकी, ये वो सारी बातें कर ली, टाइम वाइम, पर हमने उसके पीछे का रीजन तो जाना ही नहीं, क्यों रुकी हुई थी भाई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदली थी। वेलोसिटी क्यों बदली होगी, वेलोसिटी बदली मतलब एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन क्यों आया होगा, एक्सटर्नल फोर्स ने ही वो एक्सेलरेशन दिया होगा जिससे बदलाव हुआ होगा, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी में बदलाव हुआ होगा। सही है क्या। अच्छा बेटा वेक्टर वेक्टर लगा दे क्या यहाँ पे, बोलो, अरे बोलो। तो मान लीजिए अगर कोई बॉडी यहां से एक्सेलरेट करके स्पीड बढ़ाते हुए वहां जा रही है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बोलो क्या होगा सर, वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा क्योंकि स्पीड बढ़ रही है। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है तो फोर्स किधर लगा होगा, इधर ही लगा होगा। सही है क्या। अगर मान लो मैं यहां से भागता हुआ जाऊंगा और तेज होता जाऊंगा और, तो तुम क्या बोलोगे सर आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन यही है जो आपकी वेलोसिटी का है, ये तो हमने काइनेमेटिक्स में पढ़ लिया। अगर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है तो मेरे पे फोर्स भी किधर लग रहा होगा बेटा, इधर ही लग रहा होगा। अब तुम बोलोगे सर कहां से लग रहा है आपके ऊपर फोर्स, तो एक्सटर्नल कहां लग रहा है, कहां लग रहा है आपको एक्सटर्नल, आप तो इंटरनल फोर्स लगा रहे हो, आप तो अंदर से वो लगा रहे हो दम। मैं अंदर से कितना भी दम लगा लूं, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो यहीं खड़ा रह जाऊंगा मैं। एक्सटर्नल फोर्स कौन लगा रहा है, फ्रिक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटर्नल फोर्स, ये फोन देख रहे हो बेटा आप, इसके अंदर जो आईसी वाईसी ये वो सब एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं, वो हो गया इंटरनल, और मैं इसको अगर ये फोर्स लगा रहा हूं ये हो गया एक्सटर्नल।
इसके जो अंदर के कंपोनेंट्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं ना फोर्स, वो कौन सा फोर्स हो गया? वो इंटरनल मामला है इनका। और कोई बाहर से आकर के, फॉरेन बॉडी आकर के इस पे ऐसे फोर्स लगा दे, वो क्या कहलाएगा? एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा, तो मान लो मेरी स्पीड स्लो हो रही होती, तो अगर मैं भागता हुआ जा रहा हूं और मैं स्लो होता जा रहा हूं, तो आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन आपका इधर की तरफ हो गया, ऑपोजिट टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इधर था तो क्या था इधर? एक्चुअली फोर्स इधर था। तो बेटा इस सारी फसाद की जड़ कौन थी? ये नहीं होता ना तो ए नहीं होता, ए नहीं होता तो वी नहीं बदलता, वी तो होता यार, वी तो जीरो है ना, अभी जीरो का जीरो ही रहता, बदलता ही नहीं, तो मोशन कराता, मोशन होता ही नहीं, तो काइनेमेटिक्स भी होता ही नहीं। सही बात है ना? तो रीजन क्या था उस काइनेमेटिक्स को पढ़ने का? उसके पीछे बैकग्राउंड में कौन काम कर रहा था? अरे एक्सेलरेशन नहीं कर रहा था, एक्सेलरेशन तो तुमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, फोर्स कर रहा था। तो वहां एक्सेलरेशन वाज प्रोड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स। अच्छा मुझे बताओ बेटा, अगर एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हो, तो मान लो ये 4 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, अब एफ एक्सटर्नल कितना लोगे बेटा? आप लिखोगे 4 - 2 2 न्यूटन। ये इसको 6 ले लेता हूं, कोई बोलेंगे सर ये वाला छोड़ दिया, ये लिख दिया आपने। 6 - 2 कितना हो गया? ये वाला क्यों सर आपने लिखा, इसको छोड़ दिया आपने। एफ एक्सटर्नल कितना हो गया बेटा? 4 न्यूटन। क्यों? क्योंकि जब एक से ज्यादा फोर्स लगे तो हमें कौन सा लेना है? नेट फोर्स। तो कई बार बेटा इस पे ऐसा 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 लिख दिया जाता है, क्योंकि ये तो हो सकता है ना यार, इस फोन पे कितने लोग फोर्स लगा सकते हैं? सर सब लगा सकते हैं, आप मौका तो दो हमें, है ना? कोई इधर से कोई इधर से, तो आप क्या, ये किसके हिसाब से एक्ट करेगा? ये नेट फोर्स के हिसाब से एक्ट करेगा। सही है क्या? कोई इधर खींच रहा है इसे, कोई इधर खींच रहा है, तो जो ज्यादा तेजी से खींचेगा उसको ये फॉलो करेगा। सही है ना? आया क्या बेटा न्यूटन का सेकंड नियम? लिखो। एसी तेज हो गया? हाँ यार, तो बेटा यहां पर हमें थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन, v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a मिलेगा, वो वाला यहां भी यूज करना पड़ सकता है। मास वेरिएबल हो सकता है, उसे स्पेशल केस करके अलग से पढ़ लेंगे। 99.9% मास नहीं बदलता है, वो वेरिएबल मास सिस्टम अलग से पढ़ेंगे। सही है? करें बेटा क्वेश्चंस करें क्या? बोर तो नहीं हो रहे हो तुम? चलो लिखो फिर। इफ द मोमेंटम, अच्छा इसका एक और बहुत खूबसूरत एग्जांपल होता है, वो क्रिकेटर जब बॉल को कैच करता है, या हम शॉकर्स क्यों यूज करते हैं? बताइए बेटा, सोफा जो होता है, सोफा, सोफे और बेड में क्या अंतर है बेसिक? सोफे क्यों अलग से लगा? वो तो खैर एस्थेटिक्स तो अलग चीज है यार, वो तो ही है, पर सोफा ना बेटा हमेशा गिरने के लिए होता है, मतलब आप ऐसे पड़ जाओ उसके ऊपर एकदम, है ना? अगर आपको सोफे पे बैठने में सोचना पड़ रहा है
तो गड़बड़ है भाई। सोफा सोफा किस लिए? क्या थोड़ा हवा में रहो और फिर पड़ जाओ तो क्या होगा? शॉकर्स। सोफे के अंदर क्या होते हैं? शॉकर्स होते हैं। तो बेटा वो क्या करते हैं? आपके मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं। फाइनल क्या करना है? रोकना है उसे। बैठाना है ना आपको, तो रोकना है। और इनिशियल क्या है? जितने से आप गिर रहे हो। तो बेटा ये जो चेंज है, तो डेल्टा पी आ गया, डीपी आ गया। अगर आप टाइम ज्यादा बढ़ा दोगे इसको चेंज करने में, तो फोर्स कम लगेगा। अरे बोलो यार। तो उस शॉकर ने क्या करा? इस ड्यूरेशन को, जो चेंज इन मोमेंटम जो हो रहा है, वो जिस समय में हो रहा है, उसको उसने बढ़ा दिया। बढ़ा देने से बेटा टाइम क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। डेल्टा टी या डीटी इंक्रीज हो गया, तो फोर्स कम लगेगा। तो आप पे सोफा कम फोर्स लगाएगा, तो आपको कम धक्का लगेगा। सही है ना? अभी मान लीजिए बेटा, अगर अपने को मान लो यहां से गलती से अपन यहां से नीचे गिरे 4th फ्लोर से, तो आपकी जान बचानी है। पर आपकी जान भी बचाएंगे भाई, रुको सही। आपकी जान बचाएंगे। जान बचानी है तो क्या किया जाए? कूदना तो पड़ेगा। तो क्या किया जाए? है नीचे नीचे की जमीन और ऐसे हार्ड कर दी जाए। तो क्या किया जाए बेटा? नीचे कुशनिंग इफेक्ट दिया जाए, कुछ गद्दा वद्दा लगा दिया जाए। उससे क्या होगा? आपका जो मोमेंटम है, जब आप गिरने वाले हो उस समय जो मोमेंटम है, और फाइनली तो जीरो करना है, तो ये जो चेंज है, अगर इसको मैं ज्यादा समय में करूं तो आप पे फोर्स कम लगेगा, आपको नुकसान कम होगा। अरे बोलो यार, गाड़ी में शॉकर लगते नहीं लगते भाई? गाड़ी में शॉकर नहीं लगे तो क्या होगा बेटा? समझ में आया क्या? तो उसमें गाड़ी के अंदर सीट में भी थोड़ा कुशनिंग होगा। अच्छा, ये क्रिकेटर जो क्रिकेटर क्या बॉलर कैच जो करता है, कैचर कैचर क्रिकेटर फील्डर फील्डर हाँ फील्डर फील्डर फील्डर। तो फील्डर बेटा कैच कर रहा है। अब मुझे बताओ यार, वो ऐसे क्यों पकड़ते कैच? ऐसे पकड़ लेना भाई। तो वो क्या करता है बेटा? ये जो चेंज करना है ना उसे मोमेंटम में, उसको वो समय बढ़ा दे रहा है। मतलब अगर आप ज्यादा समय के लिए फोर्स लगाओगे तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर आपका डेल्टा टी बढ़ जाएगा तो फोर्स कम हो जाएगा। देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई। चेंज इन मोमेंटम तो फिक्स है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल इज फिक्स, जितने से गिर रही है वो, और फाइनल आपको जीरो ही करना है। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? सिर्फ समय बदलने का। अगर आप समय बढ़ा दोगे तो फोर्स कम लगेगा, समय कम कर दोगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। अब मान लीजिए हमें कोई गेट तोड़ना है ना? सीआईडी के अंदर दया गेट तोड़ रहा है ना भाई। गेट तोड़ने की भी टेक्निक है। आप गेट को ऐसे थोड़ा तोड़ोगे बेटा, से हाथ टच करके रखो और इसे धक्का मारो। क्या करना पड़ेगा आपको? झटके से। अगर आपने डीटी को बहुत कम रखा तो ज्यादा फोर्स लग जाएगा। ज्यादा फोर्स लगेगा तो ज्यादा इंपैक्ट होगा। सही है क्या यार? ये जो एक्सीडेंट होता है ना, जिसके साथ एक्सीडेंट होता है उससे पूछो भाई क्या हुआ था, तो वो बोलेगा पता नहीं यार क्या हुआ था यार। है ना? ये तो बाद में पता चला जब हो गया। क्यों क्यों? और खतरनाक नुकसान हो जाता है इतने समय में। क्यों? क्योंकि टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है, तो फोर्स ज्यादा लगेगा। सही है ना बेटा? इसलिए मान लीजिए आपको कोई, अभी जैसे अपन किसी भी चीज को बेटा हथौड़े से मार रहे हैं। अभी मान लीजिए आपको लॉक है और उसको लॉक को तोड़ना है, तो आप कैसे मारोगे? ऐसे पकड़ के खींचोगे क्या? या हथौड़ा डाल के ऐसे खींच लो? क्या करते हैं अपन? जब आप इसे स्ट्राइक करते हो ना बेटा, तो बहुत कम समय में वो फोर्स लगता है। अगर बहुत कम समय में फोर्स लगेगा, टाइम बहुत कम होगा, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। सही है क्या? तो ज्यादा फोर्स लगाने का क्या तरीका है? कम टाइम में लगाओ भाई। सही है ना? कम टाइम में अगर आप फोर्स लगाओगे, झटका जो कहते हैं ना भाई साहब, झटका लगा था भाई साहब, तो झटका मतलब बेटा क्या मतलब? तुरंत, विद इन नो टाइम जो फोर्स लगेगा वो हमेशा ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। सही है? इसलिए हम क्या यूज करते हैं बेटा? ये शॉकर्स वॉकर्स सारे क्या इसी काम आते हैं। शॉक एब्जॉर्बर बोला जाता है इसे ना। वो क्या एब्जॉर्ब कर ले रहा है? हाँ, कैसे एब्जॉर्ब कर ले रहा है? शॉक मतलब एकदम से लगे जो। सही है ना? उसको वो क्या कर ले रहा है? टाइम बढ़ा करके ड्यूरेशन बढ़ा दे रहा है उसका। ड्यूरेशन बढ़ा दोगे तो कम फोर्स हो जाएगा। यहां से समझ में आता है वो। ओके है ना? लिखे क्वेश्चन लिखे। इफ द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, इफ द, और ये नहीं वो जो कराटे वराटे वाले वो तोड़ देते हैं, ईंट तोड़ देते हैं, तो आप देखना बेटा, जो तोड़ने वाला होगा ना ईंट,
बहुत कम आपको पता भी नहीं चलेगा भाई टूट भी गई क्या ईंट। वो जब फोर्स लगाएगा ना बहुत कम समय के लिए लगना चाहिए। वो फोर्स कितने समय के लिए लगना चाहिए, कम समय के लिए लगना चाहिए। तो वो ज्यादा फोर्स लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो ईंट टूटेगी। तोड़ने वाला देखते होगे ना यार, आपने कभी तो देखा होगा यार, कभी कुछ तो आ ही जाता है सामने। तो आप ये सबसे खतरनाक फोर्स है भाई, ब्रूसली ब्रूसली वाला। सही है ना, वो मार के भी चला गया और भाई अरे गोली, किसी के गोली लगती है ना, गोली, बंदूक की गोली, जब वो लग जाती है ना, उसके समझो 1 सेकंड बाद उसे समझ में आता फिर उसे लगता है भाई अब गिरना भी है, मरना भी है। और वो उतने में तो लग गई भाई, कितने कम समय में यार, समय कम इंपैक्ट ज्यादा। if the momentum of particle is given as p equals to p equals to 10 sin 10 sin 2t, साइन के ब्रैकेट में लिखना है आपको 2t, एंगल की जगह क्या लिखना है 2t, t टाइम 2t आई कैप प्लस 10 cos 10 cos ब्रैकेट में अगेन 2t जे कैप। सभी लोगों को मैं चेन रूल सिखा चुका हूं भाई, 2-4 जनों के अलावा। अगर आपको दिक्कत हो तो आज आप मुझसे मिल लेना, मैं आपको सिखा दूंगा, है ना। रिकॉर्ड भी कर चुका है वो लेक्चर, अगर आप वैसे देखना चाहो तो देख सकते हो। 2-4-5 जने जो बाद में आए थे उन्होंने नहीं देखा था। क्वेश्चन लिखेंगे, कैलकुलेट द फॉलोइंग, कैलकुलेट द फॉलोइंग। पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी टाइम टी, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट एनी टाइम टी, ठीक है। आपको पता है आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। सेकंड, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स, एंगल बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स। सभी लोग याद करें बेटा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स निकालने के लिए बेस्ट तरीका है डॉट प्रोडक्ट। याद आ रहा है आपको, लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था वेक्टर्स में a डॉट बी इज इक्वल टू b cos थीटा वहां से निकल जाता है। चलिए करें, ट्राई करें। डिफरेंशिएट करेंगे बेटा इसे, चेन रूल भी लगाएंगे। 2t को क्या मान लो, t मान लीजिए एक बार के लिए। t के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, x के रेस्पेक्ट में करते तो x मानते हैं।
तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, टेन साइन 2t का क्या हो जाएगा, टेन साइन 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, टेन तो बाहर रहेगा, साइन 2t में 2t को t मानो तो साइन t का हो जाएगा cos t, cos 2t हो गया, एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके डिफरेंशिएशन से, 2t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 और आई कैप का आई कैप। फिर आगे वाले टर्म में बेटा माइनस आएगा, देखो एक तो cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है तो माइनस आ गया एक्स्ट्रा आगे, cos का हो गया साइन 2t और फिर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा क्योंकि 2t को t माना था। कर पा रहे हैं ये चेन रूल? चलो बेटा ये 20 cos 2t आई कैप माइनस 20 साइन 2t जे कैप, ये है आपका वेक्टर फॉर्म में फोर्स। अब क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है इसका। आई कैप जे कैप में मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, लास्ट क्लास में सीखा था सभी बच्चों ने बेटा, इस पूरे का स्क्वायर प्लस जे वाले का पूरे का स्क्वायर। अब देखो यहाँ cos स्क्वायर 2t आएगा, यहाँ साइन स्क्वायर 2t आने वाला है, तो बेटा दोनों क्या हो जाएंगे, कॉमन लेंगे तो 1 बन जाएंगे, तो बचेगा क्या, कॉमन क्या आ जाएगा, 20 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बन जाएगा 1, बेटा 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 20 रूट 2, हाँ चलो लिखो इधर 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर cos स्क्वायर 2t, 20 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 2t। अब बताइए बेटा इसमें क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 20 स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है, cos स्क्वायर 2t प्लस साइन स्क्वायर 2t, दैट इज 1, 1 प्लस 1 थोड़ी ना वो तो 1 ही है, तो बेटा 1 इंटू 20 स्क्वायर का रूट 20। 2 क्यों आएगा बताओ, 2 कैसे आएगा, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 होगा ना, 2 थोड़ी ना होगा। नेक्स्ट बताओ यार, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, हाँ बताओ। तो पी की शक्ल कैसी है देखना एक बार, पी की शक्ल देखो बेटा और एफ की शक्ल देखो, मुझे तो यार ये कहीं परपेंडिकुलर लग रहे हैं यार। 10 cos 2t आई कैप माइनस 10 साइन 2t जे कैप, एफ क्या आया था 20 cos, नहीं जो साइन था ना, ये cos था, ये कितना था 10 सॉरी 20 cos 2t आई कैप माइनस 20 साइन 2t जे कैप। बेटा इनका दोनों का एक बार डॉट करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, करना एक बार p डॉट f करना, i को i वाले से मल्टीप्लाई करो, j को j वाले से करो, मुझे तो 0 दिखाई दे रहा है भाई, देख लो आप, अरे 200 हो जाएगा, या साइन 2t cos 2t, ये माइनस 200 cos 2t साइन 2t कैंसिल हो जाएंगे भाई, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनके बीच में एंगल कितना है 90। तुम्हें एक चीज बताऊं, मैं एक कहानी सुनाऊं तुम्हें 2 मिनट की। जब हमारे पास 11 के बच्चे आए थे पिछले साल, ठीक है, तो वो बहुत ही कमजोर बच्चे थे, कमजोर मतलब उनको पुराना जो था ना वो बड़ा ही ऐसा था, मतलब कि मतलब तुम ये समझ लो कि बड़ी दिक्कत थी उनके साथ एकेडमिक वे में देखा जाए तो मैं पहले क्या करता था, मैं उन पर बहुत गुस्सा कर देता था किसी दिन, ठीक है भाई, आप रोज सोच रहे हो कि नहीं यार चलो जाने दो, अरे ठीक है यार कर लो, अरे कर ले यार, और करते भी नहीं थे, करते भी नहीं थे, एक तो पहली स्ट्रगल चल रहा है ऊपर से करना भी नहीं है, तो कई बार मैं उन्हें सुना देता था, तो मेरे को भी खराब लगता था, उन्हें तो खराब लगता ही था। फिर मैंने ये सोचा कि यार चलो यार जितना ये कर पा रहे हैं उतना उतना इनसे करवाया जाए, ठीक है, इनको डांटा तो नहीं जाए, क्योंकि डांटने से क्लास का भी टाइम खराब हो जा रहा है
ऊपर से दिमाग भी खराब हो जा रहा है दोनों का, तो बंद कर दिया। सब सही ठीक ठाक सा चलता रहा 11th में। अब वो जब से 12th में आए ना, 12th में उनमें सब में पता नहीं क्या चेंज आ गया, कैसे वो इतने ज्यादा मोटिवेट हो गए, है ना। कुछ तो उन पे काम किया है ना, संघर्ष सर ने किया है मोस्ट प्रोबेबली। तो कुछ तो उन्होंने काम किया है जिससे वो सारे मोटिवेट हो गए। भाई आज की तारीख में उस क्लास के अंदर ना, मैं यहां लिख रहा होता हूं ना, तो वो बोल रहे होते हैं। मतलब उस क्लास में मेरे को पढ़ाना मेरे लिए इतना आसान है ना, मैं अगर यूं भी कर रहा हूं ना तो बोल रहे हैं हाँ सर। समझ रहे हो ना, कम्युनिकेशन बॉन्ड नहीं है वो, मतलब वो करने लग रहे हैं ना यार, करने लग रहे हैं ना। तो अगर मेरे को झीकना पड़ रहा है ना, इट मीन्स क्या है, इट मीन्स तुम कर नहीं रहे हो। अगर मेरे को झीकना पड़ रहा है ना, अरे यार ये होता है ना यार, ये देखो ना मल्टीप्लाई हो रहा है ना यार, ये देखो हो रहा है ना यार, इसका मतलब क्या है कि तुम नहीं कर रहे हो। अभी क्या होना चाहिए था, हाँ सर, हाँ 0, और ये तुम कर सकते हो, ऐसा नहीं कि यार वो कर रहे हैं ना यार। अब उसके अंदर मैंने रेडिएशन टॉपिक पढ़ा है, रेडिएशन है ना, थर्मल फिजिक्स का, जो कि आसान तो नहीं होता है यार इतना, मतलब ठीक अच्छा टॉपिक है वो, है ना। फॉर्मूले भी हैं उसमें, एमिसिविटी, एब्जॉर्प्टिविटी, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, है ना। फिर वो आपका क्या आता है, वो रेट ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। भाई उस क्लास में वो चैप्टर ऐसा चला गया, मैं खुद बोल रहा हूं, मैंने यार ये तो आसान चैप्टर है। वही बच्चे, तो ये मैं आपको बात इसलिए बोलना चाह रहा हूं कि कहीं ना कहीं ये मेजरमेंट है, दिस इज मेजरमेंट की आप कैसा कर रहे हो, मतलब इन होल क्लास कैसा कर रही है। अगर आप पढ़ने लग जाओगे, जो कि मुझे लग रहा है कि अभी उतना भी नहीं आया है, अभी उतना अपन नहीं पहुंचे जहां हमें पहुंचना है। अब तुम ईमानदारी से खुद अपने आप को जज करो। अब हर कोई ये बोलेगा मैं तो ठीक कर रहा हूं ना, उसका उसका मेरे को क्या लेना है। मैं पूरी क्लास की बात कर रहा हूं भाई इस समय। तो कहीं ना कहीं बेटा आप थोड़ा सा ना उतनी मेहनत नहीं कर रहे हो जितनी आपको करनी चाहिए। ईमानदारी से अगर सब देखेंगे ना, तो सबको लगेगा कि हाँ यार अभी भी वो फॉर्म तो नहीं आया मेरा। तो वो अब उधर क्या चेंज हुआ, उधर मैं तो चेंज नहीं हुआ ना, वो चेंज हुए। अब वो चेंज हो गए, तो मुझे इतना एफर्ट लेस लग रही है वो पढ़ाई, उनको पढ़ाना। मेरे को लगता ही नहीं मैंने पढ़ा भी दिया टॉपिक। कैलोरीमेट्री पढ़ा है, मिक्सचर वाले क्वेश्चंस तुरंत भैया, ये नहीं कि उन्हें आता था पहले से, और दिमाग भी वही है उनका, कुछ अलग तो हुआ नहीं उसके अंदर। तो बस उन्होंने सही तरीके से पढ़ना शुरू, मतलब पढ़ना शुरू कर दिया, समझ लो। तो तुम्हें भी कहीं ना कहीं बेटा हमें आगे आगे अपने एफर्ट को बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है। मैं पूरी क्लास का मीटर बता रहा हूं आपको, 1-2 का मीटर नहीं है ये, 1-2 का मीटर तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा। और पूरी क्लास का मीटर ऐसा चल रहा है कि हाँ यार चलो ठीक है यार, ऐसे नहीं होगा बेटा। मानते हो कि नहीं मानते जो मैं बोल रहा हूं, इसका कुछ तो आपको बन पा रहा है मीनिंग की नहीं, ये है। तो आपको ये समझ लो कि आपको अपनी मेहनत ईमानदारी से बढ़ानी पड़ेगी। आप उतनी मेहनत अभी नहीं कर रहे हो, फिजिक्स में तो नहीं कर रहे हो भाई, फिजिक्स में तो नहीं कर रहे हो जितनी चाहिए। कर रहे हो तो बताओ कौन कौन लोग कर रहा है उतनी मेहनत, बताओ। फिर कल एक लड़का है मेरे पास, और एक एग्जाम्पल, कल एक लड़का है मेरे पास, है ना, उसका टेस्ट हुआ, 12th का लड़का था। तो बोला सर मेरे नंबर कितने आए तेरे, तो बोला सर मेरे नंबर आए 26 60 में से। तो मैंने बोला यार तू तो पूरा मॉड्यूल मॉड्यूल कर रहा है, मॉड्यूल के डाउट्स पूछ रहा है, धमाधम डाउट्स पूछ रहा है। मैंने तू मेरे को बता, तेरे कल मेरे पास टाइम था थोड़ा, तो मैंने बता भाई कौन कौन से क्वेश्चन तेरे गलत हुए। तो उसने क्वेश्चन बताए। मैंने बोला कि ऐसा क्वेश्चन अपन ने क्लास में किया है क्या, तो उसको याद नहीं आ रहा। मैंने क्लास में उस क्वेश्चन को मैंने दिखाया, मैंने देखिए सिमिलर क्वेश्चन इस जैसा है, तू मेरे को बता इसमें ये तीनों रेजिस्टेंस बराबर क्यों लिए, थर्मल रेजिस्टेंस लेने थे, तीनों रेजिस्टेंस बराबर क्यों लिए। उसका आंसर उसके पास नहीं था। तो मैंने बोला फिर तूने इस नोट्स को समझा कहां से, जब तेरे को ये आंसर नहीं मिला अभी तक, तेरे को ये क्लियर नहीं है कि इसको ऐसा क्यों लिया है, तो फिर नोट्स तो समझ में ही नहीं आया ना, और तू करता जा रहा होमवर्क आगे से आगे। और अगर तेरे को सिर्फ इतनी सी बात समझ में आ जाती जो क्लास में करी है, तो यही तेरे नंबर जो है 50 से ऊपर मिनिमम होने चाहिए थे। पर अपन कहां से सेटिस्फेक्शन ले रहे हैं, होमवर्क कर करके खुश हो रहे हैं,
नंबर अपने वो भी नहीं आ रहे जितने की क्लास के करने से आने चाहिए थे। तो मैंने उसको बोला बेटा तू क्लास के नोट्स को उतनी इज्जत नहीं दे रहा है जितनी तुझे इसको देनी चाहिए, और उससे नुकसान तेरा ही हो रहा है। तो हम बेटा हमारे सामने सॉल्यूशन होते हुए कहीं और ढूंढने में लगे हुए हैं। तुम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही कर रहे होगे, तुम कोई अलग नहीं आए हो। सही बात है ये। अगर आपके टेप टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, व्हाट डज इट मीन? कि आपको क्लास के नोट्स नहीं समझे हैं भाई, और आपको क्या लगता है फटाक से यार घर जाएंगे और भाई होमवर्क बनाएंगे, होमवर्क के क्वेश्चन हमसे बन गए तो हमें आता है, नहीं बने तो नहीं आता है। तो बेटा सॉल्यूशन बहुत बेसिक सी चीजों में होता है, उसके लिए कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने की जरूरत नहीं होती। आप उतना करो, देन फिर आप होमवर्क करो, ये करो वो करो, वो सब अच्छा लगता है। वो कहां की लड़ाई है? वो लड़ाई है सर मेरे 160 तो आ जाएंगे सर। अब ये 20 नंबर की लड़ाई में लड़ रहा हूं, 20 नंबर के लिए मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूं सर। तो बेटा उसके लिए एफर्ट लगता है। 20 नंबर के लिए ना आप ऐसा समझो, आपके पास एक्स गाड़ी है और आपको वाई गाड़ी पे जाना है। मान लो मेरे पास पोलो है और मुझे मर्सिडीज लेनी, मर्सिडीज नहीं बीएमडब्ल्यू लेनी है। दोनों ही गाड़ी है ना, दोनों में एसी चल रहा है, दोनों में वही 4 5 6 सीटें हैं, ठीक है, वही पेट्रोल डल रहा होगा, वहीं जाता हूँ, वही लोगों से सामना होता होगा, सब कुछ वही चल रहा है, वहीं खड़ी होगी वो भी गाड़ी। मुझे बताओ क्या फर्क है इसके अंदर? पोलो और बीएमडब्ल्यू में क्या फर्क है? हाँ ब्रांड का तो हाँ है फर्क, सही बोल रहा है यार तू, तेरे को अप्रिशिएट तो करो। हाँ और अच्छा बताओ भाई, और नेक्स्ट एसी तेज चलेगा क्या उसका? हाँ बोल। है इंजन का फर्क है भाई, मेरे क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे को कौन सा इंजन सही करना है? मैं मतलब साथ साथ खत्म करता चल रहा हूँ बात। भाई इंजन यही वाला काम नहीं आ रहा, इसी के सामने ऑटो खड़ा हुआ है, तो बीएमडब्ल्यू के सामने से हट जाएगा क्या? और है कंफर्ट बहुत बढ़िया है, कंफर्ट बहुत बढ़िया है भाई। हाँ कोई लोग देखेंगे, उससे मेरे क्या फर्क पड़ेगा? और ड्राइव में ड्राइव एक्सपीरियंस, हाँ वो एक्चुअल है, उसी में शर्मा रहे हो बेटा बोलने में, उसमें थोड़ा फर्क है। और स्टेटस, स्टेटस से क्या हो जाएगा भाई? किसके सामने स्टेटस? कौन से लोग? कौन से लोग? वो 4 लोग, वो तो ये चाहेंगे भैया इसने अगर बीएमडब्ल्यू ले ली ना तो इस पे ऐसा कुछ कर दे जो अब जिसका खत्म हो जाए मामला। मुझे क्या लग रहा है अप्रिशिएट, अरे वाह यार हमारे पास तो नहीं है यार, तेरे पास है यार, क्या बात है यार। ऐसा नहीं होता बेटा, तुम खुद नहीं सोच पा रहे, मैं भी नहीं सोच पा रहा। मेरे हिसाब से ये इतना सा डिफरेंस होगा बस। अरे इससे ज्यादा होगा क्या? ठीक है, कितना डिफरेंस होगा बेटा? ये कितना होगा? तुम्हें बहुत ज्यादा लग रहा है, अगर तुम चला लोगे ना या 20 दिन हफ्ता भर महीने भर यूज कर लोगे तो तुम भी बोलोगे सर यार वही तो है, क्या ही हो जा रहा है। मुझे बताओ बेटा, पर यहां से यहां जाने के लिए मुझे कितना एफर्ट लगाना? अच्छा इससे पहले थी मान लो मेरे पास बाइक, बाइक तो नहीं थी, कभी नहीं थी मेरे पास, गाड़ी थी, मान लो वैगन आर थी। वैगन आर से मैं आ गया कहां पर? वैगन आर से नहीं आया मैं, स्विफ्ट से आया मैं। ठीक है, स्विफ्ट से आ गया मैं पोलो में, और पोलो में बहुत पहले आ गया था मैं। ठीक है, स्विफ्ट से पोलो आने में मुझे जोर लगा होगा, स्विफ्ट से पोलो आने में मान लो मेरी एक्स सैलरी थी तो अब वो यहां पर आ गई, सही है। अब मुझे बताओ बेटा, ये वाले आपके मार्क्स थे 20 टोटल 180 में से, 180 में से आ गए 160। एफर्ट लगाया होगा मैंने थोड़ा, तभी यहां तक आ गया, आ गया भाई। अब मुझे बेटा ये 20 नंबर जाने, ये बीएमडब्ल्यू है, ये मेरी पोलो है। अब मुझे बताओ इसके लिए कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? कितना? मान लो यहां से यहां तक मैंने एक्स अमाउंट ऑफ एफर्ट लगाया था, मैंने एक्स लगाया था तो मुझे 2x मिल गया, ऐसा समझ लो तुम। एक्स लगाया था तो 2x उसका आउटपुट मिल गया मुझे। अब मुझे बताओ बेटा इस एफर्ट के इस अचीवमेंट के लिए मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा, और मुझे मिलेगा कितना?
x/5 x/10 इतना मिलेगा मुझे। कितना लगाना पड़ेगा एफर्ट? खतरनाक एफर्ट लगाना पड़ेगा भाई। और उस एफर्ट को लगाने में ना, उस एफर्ट को लगाने में तुम ये समझ लो मेरी जो पूरी लाइफ का जो डायनेमिक्स है ना वो पूरा बदल जाएगा। बदलना पड़ेगा ना यार, यहां नहीं दिख रहा है तो कहीं और सोचूंगा, तो सिटी भी बदलनी पड़ सकती है। घर में 2 घंटे और कम दूंगा, भागना पड़ेगा ना यार। कितना चेंज लाना पड़ेगा मुझे मेरी लाइफ में, और मिलेगा क्या मुझे? क्या मिलेगा? सही बात है ना यार। तो बढ़िया क्या है? 160 में यार तबीयत भी ठीक ठाक सी चल रही है, घर भी सब सही चल ठीक ठाक चल रहा है, मजे भी आ रहे हैं। अब उतने से मजे के लिए भाई मैं सारी चीजें दांव पे लगा दूं? सही बात है ना। तो बेटा जो भी आपको मैं समझा रहा हूं ना, ये 160 से ऊपर वाला बच्चा बोले सर यार ये 20 मार्क्स का और बताओ यार, भाई देखो उसके लिए तो फिर अपने को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। 160 तक लाने के लिए कोई मेहनत, कोई बच्चा कह रहा है सर मेरे नंबर कितने आए 100, सर वो मैंने ना जेईई मेंस के 2 क्वेश्चन छूट गए थे यार, तो कहीं उसकी वजह से तो नहीं गड़बड़ हो गई? नहीं भैया, कुछ नहीं है उसके लिए। उसके लिए सिर्फ क्या है, योर अभी मेरे को बताओ ईमानदारी से, कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं बातों को क्लास के अंदर? अरे कुछ ही लोग सुन रहे हैं भाई। अगर आपने क्लास में ध्यान से सुन लिया, उसको घर पे जाकर के लिख लिया, समझ लिया। समझने का मतलब ये होता है अगर आपको डाउट हो कि मुझे समझ में आया कि नहीं आया, मैं आपसे 4 क्वेश्चन आप ही के नोट से पूछ लूंगा, अगर आप एक्सप्लेन कर पा रहे हो उसे, इट मींस आपको वो समझ में आ गया। इतना करने तक ही आपके नंबर जो हैं वो रिक्वायर्ड आ जाते हैं, 160 आ जाते हैं। सर हमारे तो नहीं आ रहे, तो तुम कुछ भी नहीं कर रहे, फिर ना तुम वो कर रहे हो ना तुम ये कर रहे हो। मेरे को बताओ, उस बच्चे ने इतने सारे क्वेश्चंस बना लिए उसके, किसके? मॉड्यूल के, डाउट पूछ लिए, उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि रेजिस्टेंस तीनों बराबर क्यों है, तो भाई तूने क्या बना लिए? क्या बना लिए? ऐसे हाल आप लोगों के। आपने 50 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बना लिए, पर अगर मैं बेसिक सी बात पूछूंगा और अगर आप उसमें अटक जा रहे हो बेटा, जो क्लास में जो बात सिखाई अगर आप उसमें अटक जा रहे हो, तो उन 50 क्वेश्चन को बनाने का फायदा क्या है? तो बड़ा ही सिंपल है। कोई इंप्रूव करने वाला बच्चा बस इस बात को फॉलो करता है, वो क्या ध्यान देता है, बस क्लास के अंदर सर जो आप सिखा रहे हो ना, बस वही है सर, इसके एक्स्ट्रा हम देख लेंगे, पर ये आना चाहिए मुझे। अगर आप इतना करके जा रहे हो तो आपके कभी भी टेप टेस्ट में 2 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत होंगे, वो भी कौन से? जो यार शायद सर वो किसी के भी गलत हो सकते हैं, वो तो किसी के भी गलत हो सकते हैं, चाहे आप कितने भी क्वेश्चन बना करके बैठे हो। पर आप क्लास को कम इंपॉर्टेंस देकर के एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहे हो, यू विल नॉट गेट दैट आउटपुट जो कि आपको जरूरी है। आपके नंबर आएंगे 80। जिस भी बच्चे के 100 से नंबर कम आ रहे हैं अभी तक या आगे आएंगे, आप समझ लेना बेटा कि आप क्लास नोट्स को ढंग से नहीं कर रहे हो। और मैं यहां पे कोई ऐसी बात नहीं बोल रहा हूं जो बहुत हाई लेवल की हो रही है, मैं सिर्फ वही बात बोल रहा हूं, आपके चेहरे देख करके बात बोलता हूं मैं। तो अगर मैं वो बात बोल रहा हूं आपको, तो मैं आपके चेहरे का एक्सप्रेशन भी रीड कर रहा हूं कंटिन्यूअसली, और उसके हिसाब से मैं एक्सप्लेनेशन को बढ़ाता हूं या कम करता हूं, है ना। कंटिन्यूअस फीडबैक है वो, कि हाँ यार ये बच्चे का नहीं यार अभी आया नहीं वो एक्सप्रेशन, हाँ ये अभी तक शायद और बताऊं मैं उसे। तो इतना सा करने से बेटा आपके वो मार्क्स आ जाएंगे जितने आपको चाहिए, और कहानी आपकी खत्म हो गई। और जब जो बच्चा इतना करने लग जाता है ना, उसको रोकना पड़ता है, भाई एक्स्ट्रा मत कर, उसको मजा आने लग जाता है। जिसको बात समझ में आने लगी वो क्या करेगा, आपको लगता है चुप बैठ जाएगा? वो अपने आप क्वेश्चन लगाएगा भाई, उसे मैं थोड़ा बोलूंगा तो लगा। कहां से बात स्टार्ट हुई थी? इसलिए तो बेटा टीचर बने हम। समझ गए बेटा, आप ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उन दीदी ने ये बोला था, उन भैया ने ये बोला था, इन्होंने ये कहा था, उन्होंने वो करा था, ठीक है। वो दीदी भैया ने जो भी करा था भैया, आप उनको ढंग से रीड करो। अभी मेरे को तुम सोचो, तुम यूट्यूब पे जाओ और 4-5 टॉपर्स के तुम वो देख लो, इंटरव्यूज देख लो, पॉडकास्ट देख लो, है ना। 4-5 तो हमारी देख लो। अगर अगर कम पढ़ रहे हैं तो भाई हमारे देख लो तुम, ठीक है।
और तुम निचोड़ लगाओ कि भाई क्या हो क्या रहा है। तो बेटा आप ये समझ लो, हर बच्चा जो करता है ना वो उसे अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता है, उसको खुद को नहीं पता उसने क्या किया था। भाई जिसका हो जाता है ना उसके लिए ज्ञान देना बहुत आसान है। आज मान लीजिए मैंने जीवन में कुछ बहुत तगड़ा कर लिया होता, ठीक है, हाँ वही यार कर लिया होता, तो मैं जो बोलता ना तुम बोलते हैं हाँ यार सर को फॉलो करो यार। समझ में आया क्या? तो इसीलिए आपके सामने जो यहां हो रहा है ना बेटा, इससे कीमती कुछ भी नहीं है। इतने से आपके नंबर कितने आने चाहिए बताओ टेप टेस्ट के अंदर, सिर्फ इतने से। और इसकी जिम्मेदारी मेरी है फिर, पर इसकी जिम्मेदारी कब है मेरी बोलो? 100% जिम्मेदारी मेरी भाई, रिकॉर्ड हो रहा है ये। कब है मेरी जिम्मेदारी? अगर आप मुझे आपके क्लास में जो आप अपने हाथों से जो लिख रहे हो ना अक्षर, मैं आपसे पूछूं और आप मुझे समझा दो, सिर्फ उतना ही जितना मैंने आपको सिखाया। अगर आप इतना मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो तो आपके टेप टेस्ट में कभी 50 नंबर से कम नहीं आएंगे। वो लगे कि आपसे पेपर ही नहीं हुआ, टाइम नहीं था, देखो वो चीज अलग है। ठीक ठाक टाइम देना है अपने को, एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट बस। आपके माइनर टेस्ट में कभी 130 140 से कम नहीं आएंगे। 2-3 मिनट एक क्वेश्चन को देना है, तब मजा आएगा ना यार आपको भी तैयारी करने में। और तब क्लास का रिस्पॉन्स ऐसा होगा कि मेरे को आधी बात में बोलूंगा, आधी बात तुम खुद बोलोगे। आज भी मुझे ये समझाना पड़ रहा है, मुझे बताओ कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डीपी बाई डी टी, मतलब डीपी बाई डी टी क्या है, फिर मैं उसको बता रहा हूं डी वाई बाई डी एक्स होता है ना बेटा, देखो फिर और क्या बताना पड़ रहा है मेरे को। इसमें भी बहुत जोर आया, ये बोलने में बताऊं कहां जोर आया कि अगर ये 0 है तो थीटा 90 है, ये बोलने में जोर आ रहा है मेरे को। फिर आएगा नहीं रिस्पॉन्स मेरे को, देखो बेटा ए डॉट बी होता है ना, देखो ए बी कॉस थीटा, देखो अगर ये थीटा 90 होगा तो ये 0 होगा ना। ये मुझे बार बार बोलने की जरूरत चाहिए क्या? ये पढ़ रही है इसका मतलब क्या? आप वो नहीं कर रहे हो जो आपको सबसे पहले करना है। भाई आप सबने तो सुना होगा भगवान की पूजा करनी चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं बोल रहा नहीं 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 करनी चाहिए। अरे किसी का, हर किसी का अपना अपना जो भी है भाई, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए बोलो? करना चाहिए। घर वाले ये तो नहीं बोलते नहीं नहीं बेटा गलती से मत दिख जाना उधर मंदिर के बाहर, अगर तो दिख गया मेरे को, ऐसे तो किसी के नहीं बोल रहे होंगे भाई, है ना? अब मुझे बताओ क्या करना चाहिए भाई उसमें, क्या करना चाहिए? भगवान की पूजा या जो भी जिसका जैसा भी है, क्या क्या करना चाहिए बेटा बताओ, क्या करना चाहिए बोलो? कई लोग जो हैं वो भाई साहब तगड़ा तगड़ा कर रहे हैं, हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन चल रहे हैं, सब कुछ मतलब एक्सट्रीम है ना उसमें। तो क्या करना चाहिए आपको, क्या करना चाहिए भाई? मेरे हिसाब से तो बस याद कर लेना चाहिए, इतना तो कर ही लेना चाहिए भाई, है? तुम जिसको भी मानो उसको याद तो कर लेना चाहिए कि नहीं भैया? मैं इस पावर में बिलीव करता हूं, मैं इसको याद कर रहा हूं। इतना कितने लोग कर रहे हैं भाई? अरे समझ गया मैं बात, पर क्या सारे कर रहे हैं क्या? नहीं सर, करेंगे तो ऐसे करेंगे सर, फिर वहीं मिलेंगे आपको, वैष्णो देवी मिलेंगे सर सीधा आपको, या साईं बाबा के वहां शिरडी जाएंगे सर। पर रोज कौन याद करेगा सर, बहुत बोरिंग हो गया। तो अभी शिवरात्रि आने दो सर, देखो मैं डांस करूंगा, वो आएगा अभी क्या अपना, अरे गणपति भाई, उसमें नाचूंगा सर मैं, आप देखना मेरी भक्ति। आप सबसे तगड़ा मैं नाच के दिखाऊंगा, सबसे तगड़ा ढोल में बजाऊंगा सर। भाई भगवान कह रहा है भाई ऐसे कर ले यार, मन में कर ले भाई। नहीं नहीं इसमें क्या मजा है यार, तो बहुत बोरिंग हो गया है। और जो ये कर रहा है ना उसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं भाई। ग्रेटिट्यूड जिसको बोलते हैं, कर लो भाई, 2 मिनट भी नहीं लग रहे। पर यार तो बहुत बोरिंग हो गया सर, किताब वो अलग से लिखेंगे ना, हम तो जर्नल बनाएंगे, हम तो ग्रेटिट्यूड का मैनिफेस्ट करेंगे। तो ना मैनिफेस्ट हो रहा, ना जनरल बन रही, ना कुछ हो रहा। सही बात है ना यार? तो बहुत छोटी सी चीज का अपन कहां जाकर के। चलो अच्छा लगा बेटा आज आप लोगों से बात करके। आज थोड़ा पढ़ो यार, है ना? नहीं तो ऐसे रगड़ते चलेंगे बेटा, आपको भी मजा नहीं आएगा, मेरे को तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर तुम समझ लो, अगर ऐसे होना एकदम रिलैक्स, तो तुम समझ लेना क्लास बढ़िया चल रही है। क्लास बढ़िया चलेगी ना तो जो 2-3 नहीं भी पढ़ रहे होंगे ना वो भी पढ़ने लग जाते हैं।
और क्लास खराब चलेगी ना तो जो थोड़े बहुत पढ़ रहे होंगे वो भी इधर कन्वर्ट हो जाते हैं, अरे हटा यार, अपनी बातों में जो मजा है वो यहां थोड़ी ना है। नहीं, हमारा जो टॉपिक चल रहा है इस समय उसमें कितना मजा आ रहा है यार। सर मोमेंटम बता रहे हैं, तो भाई मोमेंटम करो पहले, फिर दूसरी चीजें करो जीवन में। क्या हर लोग बेटा नोट्स करेंगे अच्छे से? कोई है यहाँ पे जिसने, सर मैंने तो नोट्स ही कर रहा हूं सर, देखो मेरा बढ़िया चल रहा है, मेरे को मतलब नहीं दुनिया क्या कह रही है? कोई है क्या ऐसा? है? नंबर भी आ रहे, नंबर भी आने चाहिए। नंबर, अरे नंबर नहीं आ रहे तो कोई मतलब नहीं है बेटा, आपको बढ़िया भी लगना चाहिए और बढ़िया से नंबर भी आने चाहिए। नंबर नहीं आ रहे इट मींस फिर कहीं गलती हो रही है कोई ऐसा कि सर मैं तो सिर्फ नोट्स ही कर ले रहा हूं और नोट से मेरा काम हो जा रहा है, बाकी एक्स्ट्रा मैं देख लेता हूं? अरे नंबर तुम्हारे आने लग जाएंगे, तुम्हें कौन बोलने वाला एक्स्ट्रा कर? अब तुम्हारे नंबर नहीं आ रहे और मैं तुम्हें ये बोल दूं अरे भाई 20 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बना, तब आएंगे नंबर, तब तो और नहीं आएंगे। फिर तो नोट छोड़ करके वो लग जाएगा उसमें, समझे क्या? कहां थे अपन? मोमेंटम में थे ना, फोर्स बराबर। तो बेटा ये लिख लो आप, एक क्वेश्चन और करेंगे अपन। कर लेना एक क्वेश्चन। तो आपके लिए प्रोसेस इंजॉयबल होना चाहिए, इंजॉयबल, सजा नहीं होनी चाहिए। मान लो किसी को जेल में सजा हो गई, अब क्या ऑप्शन है उसके पास? भाई सजा तो काटनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी ना, काटनी पड़ेगी। तो क्या करे वो? या तो रोज अपना सर फोड़ ले वो, क्या करे? या तो मर जाए, भाई बात ही खत्म हो गई। यहां मरने का मतलब है कि एडमिशन ही खत्म कर लिया उसने, मेरे को नहीं लेना सर ड्रॉप आउट। बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन क्या है? अरे बोलो यार, सजा खत्म करो ना यार, खत्म सर, नहीं लेना ड्रॉप ड्रॉप। मेरे को कई बच्चे होते भाई, बोलते सर मुझे नहीं पालनी इतनी टेंशन लाइफ के अंदर, जो होगा देखा जाएगा। वो सबसे बढ़िया लोग हैं भाई। बीएमडब्ल्यू वाला भी रो ही रहा है सर, है ना, हम तो बाइक पे रो लेंगे। सही बात है ना यार। अब वो एसी में रो रहा है सर, मैं तो बारिश में रो, अबे तो मजे आ रहे हैं भाई बारिश में। बीएमडब्ल्यू वाले को ज्यादा बीमारियां होंगी, ये बाइक वाले को चक्कर नहीं आ रहे, बीएमडब्ल्यू वाले के तो चलते चलते चक्कर, सर घूम रहा है भाई। बाइक चला रहा है मतलब वो बेसिकली फिट है। जो आदमी बाइक चला के जा रहा है रोज ऑफिस, उसका मतलब क्या है? वो जो उसका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन है ना हेल्थ का, वो पास है उसमें। और बीएमडब्ल्यू वाला चक्कर खा रहा है ऐसे, अरे भाई यार, ड्राइवर भी रखना पड़ रहा है उसे। तो वो सबसे बढ़िया लोग हैं। दूसरे कौन से हैं बेटा? जो ये समझ गए भाई अब तो जेल हो गई है, अब क्या करना है? इन्हीं कैदियों से दोस्ती करनी है और इन्हीं में बढ़िया माहौल बनाना है अपने को। दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, है ना। इनर्शिया आएगा आप में कि यार मैं पहले जैसे ही रहता यार काश। तो इस वजह से आप अपने आप को बदल लो, इस माहौल के हिसाब से क्लास नोट्स करो। मेरे हिसाब से 1 घंटा जिसने, और ना जचा जचा के करो ना क्लास नोट्स भी। तो लग रहा है 4 पेन बदलने, बदलो भाई। जितनी मेहनत आप क्लास नोट्स पे करोगे, भाई नहीं कर रहा जो, जितनी मेहनत आप क्लास नोट्स पे करोगे द मोर यू विल बी हैप्पी। क्यों? क्योंकि आपके फिर मार्क्स भी आएंगे। तुमसे लोग पूछने लग जाएंगे भाई कैसे कर रहा है यार, कौन सी एक्स्ट्रा किताब लगा रहा है तू? तुम्हें लगता है किताबें खत्म होंगी कभी? होंगी क्या? उसका तो कोई एंड ही नहीं ना। दैट इज फ्रॉम 160 टू 180। कम मार्क्स आ रहे हैं तो ये मत बोलो मैंने होमवर्क कम किया था इस वजह से मेरे नंबर कम आ रहे हैं। तूने होमवर्क नहीं कम किया था भाई, तूने तरीका गलत हो गया, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लिखेंगे आराम से, 15 मिनट में करेंगे और फिर छुट्टी करेंगे, है ना। और वो अपने बैकअप वाले रुक जाएं बेटा, है ना। बैकअप बैकअप। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg, a particle of mass 2 kg is dropped from a height 80 meter
is dropped from a height 80 meter and after striking ground it rebounds to a height of 5 मीटर। हम इसमें काइनेमेटिक्स का भी यूज लेने वाले हैं, है ना, मोशन अंडर ग्रेविटी का, और ये एनएलएम का भी। फुल स्टॉप। टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट इज 0.4 सेकेंड। फाइंड force exerted by ground on particle. Find force exerted by ground on particle. चलिए आप ट्राई कीजिए आराम से।